दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ की और एक बेहतरीन मूवी जो कि पैन इंडिया रिलीज हुई है। मूवी का नाम है मटका। आपने इससे पहले जुआ, बेटिंग, सट्टे वगैरह के बारे में सुना होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करा गया ये मूवी है। थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है और पुराने दिनों के एक्सपेक्ट को रखते हुए मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आया। आप लोगों को भी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल का रीच थोड़ा डाउन है, सब्सक्राइब करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम वासु को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो पहली बार तो जेल चला जाता है अपने बाप को मारने के जुर्म में, क्योंकि उसका बाप उसके माँ को बहुत पीटता था, दारू पीता, जुआ खेलता, उसके लत में ही उसके माँ को मार पड़ती थी। ये सब कुछ वासु से देखा नहीं गया। उसने अपने बाप को जान से ही मार दिया और जेल की सलाखों के पीछे चला गया। जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद भी उसका संघर्ष कम नहीं हुआ। जेल में भी उसके साथ भेदभाव होने लगा, उसके साथ रैगिंग वगैरह होता रहा, पर जेल का जो जेलर है उसके अंदर उसने दम देखा और उसको बेटिंग के दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। जेल के अंदर भी बेटिंग होता था। वासु अंडरएज था, इसलिए उसे जुबिनाइल जेल में डाला गया था, जिधर बच्चों के साथ बेटिंग करा जाता था, एक दूसरे के बीच में फाइट करवाया जाता था और पैसा लगवाए जाते थे, जिसमें जेलर भी खूब कमाता था। जेलर का हमेशा बेट होता था वासु के ऊपर। वासु पैसा भी जेलर को कमा के देता था और खुद भी रखता था। बीच बीच में उसका माँ उससे मिलने के लिए आती थी, पर वासु धीरे धीरे मानो जेल के हवा में ढलने लगा था। वो धीरे धीरे जेल का हर एक बेटिंग मैच जीतता गया और पैसा कमाता गया। फिर वासु की जेल से रिहाई का टाइम आया। जेल से बाहर निकलने के बाद वो अपने दोस्त के घर गया, जहाँ पर उसके दो दोस्त रहते थे जो कि बचपन से साथ थे। उन दोनों के साथ बातचीत करता रहा कि उसको क्या कोई काम मिलेगा। उसका एक दोस्त ताना देते हुए बोलता है, तूने यूएस से कुछ डिग्री लेके वापस नहीं लौटा है, जेल से वापस लौटा है, तुझको समुद्र किनारे जाना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा, कुछ भी गुड़ाई उठाई का काम मिल जाए तो कर लेना। वासु इसके लिए भी राजी हो जाता है और चला जाता है समुद्र के किनारे बाजार एरिया में, जहाँ पर जाके वो काम वगैरह ढूंढता है, पर काम तो मार्केट में नहीं था और तब पैसे की वैल्यू भी बहुत कम थी। 2 रुपए 1 रुपए में लोग काम क्या करते थे पर डे। तो मार्केट एरिया में चिलप्पा के दुकान में झगड़ा उड़ा था, जहाँ पर एक आदमी नारियल के बोरिया उतारने के लिए ज्यादा पैसा मांग रहा था, पर चिलप्पा बोलता है कि मेरे पास इतने ही पैसे है और इतने में ही अगर काम करते हो तो सही है, नहीं तो तुम निकल जाओ। तभी उधर वासु आता है और काम मांग लेता है और वो आदमी वासु के ऊपर हाथ छोड़ देता है, पर वासु उसे उसका औकात याद दिला देता है और उससे भी कम पैसे में काम करने के लिए राजी हो जाता है। चिलप्पा उसे खुशी खुशी काम में रख लेता है क्योंकि उसी का ही मुनाफा हो रहा था। पर जिस आदमी के ऊपर वासु ने हाथ छोड़ा था वो अंबुरु के लिए काम करता है, जो कि विशाखापत्तनम का लोकल गुंडा है। और अंबुरु भी जिसके लिए काम करता है वो है केबी रेड्डी, जिसका बिजनेस भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। कोयला खदान में से जो धूल उठता है उससे लोगों के लंग्स प्रॉब्लम होने लगे आसपास के गांव में। तो कोयला खदान में पानी डालने का टेंडर लिया था पहली बार केबी रेड्डी ने। वो टेंडर लिए गए काम को अच्छे से नहीं करता, उधर भी वो पैसा चुराता है, ऊपर से कोयला का दलाली भी करता है। जब ऑफिसर ने आवाज उठाने की कोशिश की तो अंबुरु की मदद से उन लोगों को उसने खामोश कर लिया। इसके अलावा मार्केट एरिया में भी ये लोग हफ्ता वसूलते हैं, जहाँ पर अब वासु आ चुका था। दूसरी जगह हम वासु को देखते हैं जो कि अपने वो 2 दोस्तों को लेके थिएटर पे जाने का प्रोग्राम बनाता है, पर थिएटर में तो हाउसफुल हो चुका था। फिर वो लोग मजे लेने के लिए चले जाते हैं कोका कोला स्टूडियो के बाहर, जहाँ पर सोफिया का एक डांस देखने के लिए लोग मरते हैं। 3 महीने की सैलरी मिला के भी ये लोग अंदर नहीं जा सकते। फिर ये लोग जाते हैं रेड लाइट इलाके में और उधर जाके ये पसंद करते हैं औरतें, जहाँ पर उनमें से एक दोस्त एक औरत को चूज करती है जो कि एक एक करके तीनों से 3 रुपए लेगी और उसी के साथ उसकी बहन भी जाएगी, पर उसकी बहन किसी के साथ सोएगी नहीं। वासु को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उस लड़की के साथ सोया नहीं, पैसे दे के सोना उसको गलत लगता है। वो उसके बहन के साथ ही बातचीत करने लगा था। उसमें से जो दोस्त अंदर गया था वो जोर से चीख पड़ता है क्योंकि इसके बहन को मिर्गी की दोस्त थी, के लिए उसके साथ उसकी छोटी बहन जाया करती थी। वासु ने उसके बड़ी बहन को तब संभाला और पूरे पैसे भी दिए। तब से ये लड़की वासु से बात करने लगी थी और वासु को सबसे अलग समझने लगी थी। इन दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगे थे, धीरे धीरे मुलाकातें भी होने लगे। चिल्लप्पा के दुकान में वो आदमी सलमान भाई को लेके जाता है जो कि अंबुरु के लिए काम करता है। उसको हफ्ता देना था पर चिल्लप्पा ने हफ्ता नहीं दिया, ये बोल के कि धंधा मंदा चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगले महीने एक साथ दे दूंगा।
सलमान भाई से बोलता है कि तूने इस बंदे को काम से निकाल दिया, एक आदमी तेरे पास हाफ दाम में काम कर रहा है, सारी खबर मैं रखता हूँ, पैसे तू भी कमा रहा है, और जब हफ्ता देने की बारी आई तब तू मना कर रहा है, अपने बेटी को भेज दे मेरे पास, तेरा हफ्ता मैं माफ कर दूंगा। ये सुनने के बाद चिल्लाप्पा को गुस्सा आता है और वो सलमान भाई के ऊपर जाके हाथ छोड़ देता है, ये बोलते हुए कि हफ्ता और मैं नहीं दूंगा, तुझे जो करना है तू कर ले। ये बात जब अंबुरू के पास पहुंचता है और केबी को जब अंबुरू बताता है ये सब कुछ, केबी तब अपने लोगों को बोलता है कि हमारा धंधा डर के ऊपर चलता है, आज मार्केट एरिया में तेरे ऊपर उसने हाथ छोड़ा, बहुत दुकानदारों ने भी देखा, वो लोग भी हफ्ता देना बंद कर देंगे, उसको जान से नहीं मारा तो सारे लोग कल हिम्मत करेंगे, तो अपने आदमी को लेके जा और उसको जान से मार डाल और उसके दोनों हाथ काट के मार्केट एरिया में लटका दे, तो लोगों के मन में डर रहेगा, लोग हफ्ता देंगे। वो लोग वही करते हैं। अंबुरू के लोग चले जाते हैं उसे मारने के लिए, पर चिल्लाप्पा की दुकान में काम कर रहा था तब वासु। चिल्लाप्पा वासु से जान की भीख मांगता है कि उस दिन वासु ने उस आदमी को मारा था और चिल्लाप्पा को लगता है कि वासु उसको बचा पाएगा। वासु तब उससे सौदा कर लेता है, तेरा जो भी धंधा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, आज से आधा आधा, तो ही मैं तुझको बचा पाऊंगा, और जान से बड़ी कोई भी चीज नहीं। चिल्लाप्पा उस बात पे हामी भर देता है। फिर वासु उन लोगों को चुन चुन के मारता है और एक एक को बहुत पीटता है, और आज से वासु चिल्लाप्पा के धंधे में आधा हिस्सेदारी ले चुका था। यह बात जब केबी रेड्डी को पता लगता है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले वासु को मारेंगे, फिर चिल्लाप्पा को। वासु को मारने के लिए पहले वो एसपी को कॉल कर देता है और बोलता है कि इसे उठा ले और स्टेशन पे जाके बहुत टॉर्चर कर। एसपी वही काम करता है क्योंकि एसपी तो सिर्फ पैसे के लिए काम करता था। एसपी वासु को उठा लेता है और बहुत पीटता है। अंबुरू के लोग फिर बाद में जाते हैं उसे काट के नदी में बहा देने के लिए। वो लोग थाने से उसे उठा लेते हैं, एक बोरिया में बांध लेते हैं और एक पत्थर बांध के मारने के बाद वो लोग पानी में बहाने ही वाले थे, तभी उधर वासु को बचाने के लिए नानी बाबू पहुंच जाते हैं। नानी बाबू इधर के लोकल पॉलिटिशियन है और इधर के बिजनेसमैन भी, इनके पास भी बहुत पैसा है और लोग भी, जो कि ऐसे काम केबी रेड्डी जैसे बहुत करते हैं। और केबी रेड्डी के साथ इनका राइवलरी भी है, क्योंकि केबी रेड्डी बाहर से इधर आके धंधा जमा रहा था, तो नानी बाबू के कहने पर उसे छोड़ दिया जाता है। और नानी बाबू ये बोलता है इसके हाथ पैर खोलने के बाद तुम लोग इसे नहीं मार सकते, इसलिए इसको कौशल से तुमने मारा, और जब से केवी रेड्डी के ऊपर इसने हाथ डाला है तब से ये मेरा भाई हुआ, इसके ऊपर किसी ने आंख उठा के भी देखा उसका आंख नहीं रहेगा। फिर वासु को वो अपने साथ लेके जाता है। उसके पीछे क्या मोटिव था वासु को तब समझ नहीं आया। वासु फिर नानी बाबू का खास आदमी होने लगा था, और इस कोका कोला पब में ये लोग सोच रहे थे 3 महीने की सैलरी दे के घुसेंगे। वासु आज उधर ही बैठा हुआ था और वो सोफिया का डांस देख रहा था। सोफिया पूरा विशाखापत्तनम की जान थी, उसका एक झलक भी किसी को पागल कर दे सकता था, पर उसकी नजर वासु के ऊपर थी। पर वासु तो किसी को देखता ही नहीं था उसके लोवर के अलावा। वासु फिर खुद का धंधा शुरू करता है कपड़ों का व्यापार का, जो कि नानी भाई से उधार लेके आधा आधा मुनाफा बांट लेंगे, ऐसा करके वो बिजनेस शुरू करता है और धीरे धीरे व्यापार चलता भी अच्छा है। वो अपने एक दोस्त को दुकान में बिठा देता है और अपने लवर के साथ धीरे धीरे मुलाकात भी करता है और वो लोग शादी करेंगे ये डिसाइड कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, वासु का भी धंधा अच्छा चलने लगा था। उसके माइंड में एक था कि वो दूसरा बिजनेस करेगा, कपड़े के व्यापार को वो और बड़ा करेगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, वो फिर से कोका कोला पब में जाता है और नानी बाबू से मिलता है। वो पहली शादी का इनविटेशन उनको देता है। सोफिया इस बात से नाराज थी क्योंकि वासु के साथ उसका अपना टाका भी रहना था। वासु उनको बोलता है कि भाई आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ पैसे भी, पर नानी बाबू तब बोलते हैं पैसा और सपोर्ट ऐसे ही नहीं मिलता, मेरा मुनाफा कितना होगा। तब वासु बोलता है जो भी मुनाफा मेरा होगा उसमें आधा हिस्सा आपका रहेगा। पक्का बिजनेसमैन है नानी बाबू, कुछ भी वासु तो कराता था, खुद का हिस्सा हमेशा मांग लेता था। वासु वो डील करके चला जाता है। तभी सोफिया नानी बाबू के कान भरती है, ये बोलती हुई कि इसके ऊपर इतना क्यों भरोसा है, खुद के पैसे इतने क्यों लगाते हो तुम इसके ऊपर, अगर तुम आधा भी नहीं है, अगर 70% भी मांगता है इसको देना पड़ता। तब नानी बाबू बोलता है ये रिंग मास्टर तुमने देखा है, ये रिंग मास्टर है, शेरों को कंट्रोल करने वाला, इसमें वो जिगड़ा है, वो दम है कि आज कितने नीचे से आज वो इस जगह पहुंच गया कि आज मेरे से पैसा लेके वो धंधा बड़ा कर रहा है। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ सोफिया, मुझे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए इन जैसे लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है वासु और उसके लवर की शादी होते हुए, यहाँ पर सोफिया भी मौजूद होता है, पर उसके लिए अंबुरू और केबी रेड्डी ने भी एक तोहफा सोच के रखा था। शादी होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनके ऊपर गोला बारूद होता है और अंबुरू उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वासु
सब औरतों को एक कमरे में बंद कर देता है और खुद आगे आता है उसके दो दोस्तों के साथ और उन लोगों से लड़ने लगता है। नानी बाबू को खबर लगते ही वो जीप लेके आते हैं और झगड़े को रोकने की कोशिश करते हैं और अंबुरु के लोगों के ऊपर भी वो हमला करते हैं। पर अंबुरु चाकू भोंक देते हैं नानी बाबू को, पर अंबुरु ये नहीं चाहता था, वो मारना चाहता था वासु को, पर चाकू लग गया था नानी बाबू को। अंबुरु को पता था इसके बाद क्या होगा, उसको और केबी रेड्डी को अंडरग्राउंड होना पड़ेगा क्योंकि नानी बाबू अपने पावर से अपने लोगों से इन लोगों को बर्बाद कर देंगे। अंबुरु और केबी रेड्डी तब उधर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, पर नानी बाबू तब घायल थे, हॉस्पिटलाइज थे वो। नानी बाबू हॉस्पिटल में वासु को पूरा काम सौंप देते हैं। उनकी कोका कोला फैक्ट्री पूरे देश में लगने वाले थे, वो सब कुछ वासु ही चलाएगा और जितने भी इलीगल धंधे हैं सब कुछ वासु ही आगे देखेगा और केबी रेड्डी सर अंबुरु से बदला भी लेगा। और वासु अंबुरु और केबी को ढूंढता ही नहीं, वो धंधे में लौटता है और वो धीरे धीरे नानी बाबू के सारे धंधे में मुनाफा करता है और खुद अपने पैसे भी रखता है और नानी बाबू के भी हिस्से का पैसा सोफिया को पहुंचा देता है। फिर 3 सालों बाद नानी बाबू ठीक होते हैं और वासु ने भी तब तक बहुत पैसे कमा लिए थे। वासु फिर चिल्लप्पा के साथ कपड़े की व्यापार और बड़ा करने के लिए मुंबई जाता है। उधर वो एक कपड़े के फैक्ट्री के बाहर बैठा हुआ होता है और बड़ा डील अंदर चिल्लप्पा कर रहा होता है, पैसे वगैरह लेन देन की। वासु बाहर एक चाय की दुकान पे बैठ के देखता है कि उधर सट्टा चल रहा है, जो सट्टा और कोई नहीं मजदूर लोग करते हैं जो कि कपड़े वगैरह ढोने के काम करते हैं। वो 2 पैसे 3 पैसे 4 पैसे डबल के भाव पे वो लोग सट्टा लगा रहे थे। हर एक बस्ते के पीछे नंबर लिखा हुआ होता है जो कि एक कूली गाड़ी में डाल रहा होता है, जो कि इन लोगों को भी पता नहीं कि कौन सा नंबर अंदर से बाहर आएगा। तो ये लोग ब्लाइंडली एक दाव लगा लेते हैं कि 1 नंबर का बोर्ड आएगा, अगर 1 नंबर निकलता है जो पैसा लगाता है उसको डबल पैसे मिलेंगे, अगर गलत निकालता है तो सबके पैसे चले जाएंगे। और एक लीडर होता है जो ये सारे चीज को ऑर्गेनाइज करता है। वासु तब देखता है कि धीरे धीरे उधर कितने पैसे के सट्टे लग रहे थे, जो कि मजदूर थे वो बस एक सपने के लालच में पैसा लगाता जाता है, ये नहीं सोचते हुए कि वो कितने बार हार रहा है, एक होप में कि पैसा डबल मिलेगा। और पहले मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनाइजर होता है जो कि सबके पैसे मैनेज करता है और उसका अच्छा खासा पैसा भी लगा हुआ होता है। वो हर टाइम कमाता है क्योंकि कोई जीते कोई हारे उसे बस डबल देना था, पर बाकी पार्टिसिपेट का पैसा उसे ही मिलता है। अगर कोई हार भी जाता है तो भी उसको पैसा मिलता है और कभी कभार उसको डबल देना पड़ता है। आपको तो एक कहावत पता ही होगा कि कैसीनो ऑलवेज विन, जो लोग जीतते जो लोग हारते उससे कैसीनो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कैसीनो का मालिक है वो हमेशा पैसा कमाता है। तो वासु तब डिसाइड कर लेता है कि वो किसका धंधा करेगा। कपड़े का धंधा तभी उधर वो बंद कर देता है, उधर से कुछ पैसे लेके जो पहले का कपड़े का शॉप था वो थोड़ा बड़ा कर लेता है और वो उतरता है इस बेटिंग सट्टेबाजी के धंधे में, जहाँ पर वो पूरे विशाखापट्टनम में बेटिंग करवाता है और वही कैसीनो होता है, मतलब लीडर होता है और उसी के थ्रू ही पूरा बेटिंग गेम चलता है। और धीरे धीरे मजदूर, कूली, अपर ग्रेड, लोअर ग्रेड सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थे। वासु ने प्रॉमिस किया कि 1 का मैं 2 गुना दूंगा, आप लोग पार्टिसिपेट करो। दिन का ओपनिंग नंबर और दिन का आखिरी नंबर जो भी गेस कर लेगा उसको मैं 80 गुना दूंगा। यही लालच में सारे लोग उतरने लगे, जिसके पास जितने भी पैसे थे थोड़े बहुत वो लोग देने लगे थे और थोड़े थोड़े चिल्लर जमा करते करते वासु बादशाह बन चुका था। उसके पास सब बहुत पैसे आ चुके थे और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये हुआ कि ये बात पार्लियामेंट तक चली गई थी। प्राइम मिनिस्टर जी बोलते हैं कि ये जो पैसे का इनफ्लो है ये विशाखापट्टनम में जाके खत्म हो जाता है, कोई ट्रेजेडी में वापस नहीं आ रहा, इससे इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ रहा है। 60% पैसा लिक्विडिटी में है और विशाखापट्टनम में ये घूम रहा है। क्या चल रहा है उधर पता लगाइए आपके स्टेट में। लोग पैसे बैंक से विड्रॉल कर रहे हैं और सब चीज का हब बन चुका है विशाखापट्टनम। लोग अभी कैश में पैसा रखना पसंद कर रहे हैं, वो बैंक में पैसे नहीं रख रहे हैं और सारा पैसा मानो विशाखापट्टनम के इर्द गिर्द घूम रहा है। और तभी की इलेक्शन के दौरान नानी बाबू भी विशाखापट्टनम के एमपी बन चुके थे, उनके पास भी तब बहुत पावर आ चुका था। पैसों के राह पे निकलते हुए वासु तो बहुत अमीर हो चुका था, उसी के साथ खूंखार भी। वो जो ओपनिंग नंबर देता था और जो क्लोजिंग नंबर देता था, बीच में जो मिडिल मैन होते थे कभी अगर उसको बदलते भी है वासु उन लोगों को जान से मार देते थे। टोटली हाई सिक्योरिटी में काम होता था कि सरकार तक बात न पहुंचे। वासु ने इतना दिमाग दौड़ाया था। वासु खेल शुरू होने से पहले एक नंबर चुनता था और खेल खत्म होने से पहले एक नंबर, वो नंबर एजेंट के थ्रू सारे लोगों के पास पहुंच जाता था, खेल शुरू होने से पहले भी, खेल शुरू होने के लास्ट में भी। और सारे लोग एजेंट थे, एक पनवाड़ी से लेके एक सरकारी ऑफिसर, सारे लोग ही वासु के लिए काम कर रहे थे, थोड़े बहुत कमीशन के लिए। और धीरे धीरे पूरे विशाखापट्टनम के अलावा पूरे देश में भी ये चीज पूरा घूम चुका था। मटका सट्टेबाजी पूरे देश को लत लग चुका था तब। और वासु मानो 60% पैसा 70% पैसा पूरे देश का खींच के बैठा हुआ था। पर जितना वो पैसा कमा रहा था उसके घर में कलेश भी हो रहा था। वासु की पत्नी चाहती थी कि वासु ये सब कुछ ना करे, क्योंकि सट्टे में कुछ लोग जीतते हैं कुछ लोग हारते हैं,
जो लोग हार जाते थे वो लोग कभी कभी आत्महत्या भी कर लेते हैं। अपना सब कुछ वो लुटा देते थे और वो वासु को और पूरे परिवार को बददुआ देते थे। पर वासु का मानना था जो लोग जीतते थे वो हमको आशीर्वाद देते हैं। पर वासु के बीवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोलने लगी कि मैं और मेरी बेटी तुमसे अलग हो जाएंगे। पर वासु मानो अपने लक्ष्य से नहीं भटक रहा था, उसको मटका किंग बने रहना था। तभी सरकार द्वारा एक सीबीआई ऑफिसर को अलॉट करा गया जो कि अंडरकवर रह के इस पूरे मटके खेल का इन्वेस्टिगेशन करेगा। ऑफिसर शाहू इसका इन्वेस्टिगेशन करता है। वो पोर्ट एरिया में एक छोटा सा नौकरी ले लेता है और वो इसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वासु का पूरा चिट्टा उसके पास था। वासु के साथ उसे नानी बाबू का कनेक्शन भी मिलता है जो कि आज एक मंत्री थे, और सारा रिपोर्ट वो अपने सीनियर ऑफिसर को जाके सबमिट कर देते हैं। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि वासु के घर में झगड़ा हो रहा था। ये बात पता चल चुका था सोफिया को। सोफिया को पता लगने के बाद सोफिया वासु के पीछे पड़ जाती है और बोलती है कि मैं तो तुमको पहले से ही पसंद करती थी, तुम्हारी बीवी मायके चली गई है, तुम चाहो तो मुझसे जरूरतें पूरे कर सकते हो। वासु तब उसे धिक्कारता है और ये बोलता है कि मियां बीवी में झगड़े होते हैं, का मतलब ये नहीं मैं कहीं भी मुंह मारूं। पर ये बात सोफिया की ईगो में लग गई, क्योंकि सोफिया अगर विशाखापट्टनम में किसी के ऊपर भी हाथ रख दे वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए राजी था। फिर से हम देखते हैं कि कोका कोला फैक्ट्री में एक मीटिंग बैठता है जहाँ पर सोफिया होता है और नानी बाबू भी होते हैं। वासु के घर में उसकी बीवी, बच्चे और उसका माँ अकेले थे। सोफिया वासु से आंखें चुरा रही थी क्योंकि उसका इंसल्ट हुआ है। थोड़ी देर वो वॉशरूम चली जाती है और ये दोनों फिर से बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर वासु बोल रहे थे कि आपके जो कोका कोला फैक्ट्रीज है उसको मैं यूज में लूंगा मेरे खुद के काम के लिए और 50% मुनाफा मैं आपको दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वासु के घर पे भी हमला होता है और कोका कोला पब में भी, जहाँ पर नानी बाबू और वासु थे। वासु के बच्चे को उसकी वाइफ छुपा देती है पर उसकी माँ और वाइफ नहीं बचते, उन लोगों को मार दिया जाता है। और ऊपर से वासु के ऊपर जो भी हमला होता है उधर वासु तो खुद को सेव कर लेता है और नानी बाबू को भी, पर अपने माँ और बीवी को वो नहीं बचा सका। सिर्फ उसके पास उसकी बेटी ही रही। वासु के पैरों तलों मानो जमीन खिसक चुका था और ये सब कुछ किया था केबी रेड्डी ने। वासु के आदमी केबी रेड्डी को ढूंढ रहे होते हैं। वासु ने अपना सारा काम रोक दिया था, धंधा मंदा चल रहा था। नानी बाबू मिनिस्टर के पास भी इलीगल पैसे नहीं आ रहे थे जो कि वासु कमा के देता था। वो वासु को समझाते भी है कि धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा, जो तुम्हारे पास है उसके लिए तुमको काम करना पड़ेगा। केबी रेड्डी की खोज तब भी जारी थी पर वासु धीरे धीरे फॉर्म में आने लगा। वो अपने पैसे को अलग अलग जगह छुपाने लगा और वो मिलने चला गया सोफिया से। सोफिया को तब लगने लगा था कि वासु उसके पास लौट आया है, अब वासु के ऊपर सिर्फ उसका ही हक होगा। वो वासु के बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार था। तब वासु बोलता है केबी रेड्डी को मैंने बता दिया है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी हम देखते कि सोफिया के चेहरे के रंग उड़ चुके थे और उसके 10 सेकंड बाद ही सोफिया का टेलीफोन बजता है और फोन उठाता है वासु, जहाँ पर केबी रेड्डी बोल रहा होता है कि सोफिया तुम उधर से भाग जाओ, वासु तुम्हारे पास आ रहा है, वो तुमको जान से मार देगा। वासु तब बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर पहले ही शक हो जाना चाहिए था। कोका कोला पब में जो मीटिंग हो रहा है वो कॉन्फिडेंशियल था, इसके बारे में सिर्फ करीबी लोगों को पता था। तुम जब वॉशरूम गए थे तभी तुमने केबी रेड्डी को सब कुछ बताया था, मेरे परिवार के बारे में और हम लोग पब में अकेले हैं उसके बारे में भी। सोफिया को जिंदा छोड़ने की और कोई वजह नहीं थी। वासु उसे मौत की घाट उतार देता है और दूसरी जगह सरकार के पास वासु के सब कुछ पहुंच चुका था। वासु कैसे ये सब कुछ इलीगल मटका चला रहा है और उसके साथ जो मिनिस्टर भी नानी बाबू जुड़े हुए हैं वो भी पार्लियामेंट से ही अरेस्ट करने की ऑर्डर थे। पर ऑफिसर साहू के ऊपर जो हायर ऑफिसर है वो नानी बाबू को बुलाते हैं और सब कुछ बताते हैं। नानी बाबू उनको तब एक ऑफर देते हैं कि मेरे कोका कोला फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री आपके नाम पे और बाकी जो फैक्ट्रीज है उसका आपको क्या करना है वो आपको पता है। वासु से मेरा कोई वास्ता नहीं, रिपोर्ट से ये आप क्लियर करोगे और वासु का क्या करना है वो आपके ऊपर है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, कभी भी पैसा कमा सकता हूँ, जनता से कभी भी पैसा खींच भी सकता हूँ। वासु आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। वासु को पकड़ने के लिए केबी रेड्डी की जरूरत पड़ेगा और वो कहाँ पर है वो मुझे पता है। फिर हम देखते हैं नानी बाबू केबी रेड्डी से जाके मिलता है और वासु की मौत की डील फिक्स करता है। पर वासु को मारना उतना आसान नहीं है। वासु आज बेताज बादशाह है, मटका किंग है। वो सरकार के प्रोटेक्शन के साथ भी और केबी रेड्डी के प्रोटेक्शन के साथ भी उसने नानी बाबू को मार गिराया, क्योंकि नानी बाबू ने विश्वासघात किया था। नानी बाबू को जो मुनाफा चाहिए था वासु वो दे रहा था, भले वो खुद का धंधा भी देख रहा था। इससे वो नानी बाबू को धोखा नहीं दे रहा था। जो पैसा मटके से आ रहा था उस पैसे का लाभ नानी बाबू भी ले रहा था। नानी बाबू को खत्म करने के बाद उसने केबी रेड्डी को भी जान से मार डाला। तभी इंस्पेक्टर साहू वासु को बोलता है कि सरकार ने मटका के ऊपर बैन लगा दिया है, इंडिया पे तुम मटका नहीं खेल पाओगे, अब तुम क्या करोगे वासु। वासु फिर मुस्कुराता है और उधर से चला जाता है। वासु अपना पूरा कारोबार अपने दो दोस्त को सौंप देता है और अपने परिवार मतलब अपने बेटी को लेके और अपने वाइफ के बहन को लेके
दुबई चला जाता है और अपना दोस्त दाऊद को उनके साथ छोड़ जाता है, ये बोलते हुए कि मैं दुबई में जाऊंगा और उधर एक नया बिजनेस शुरू करूंगा जो कि अभी पूरे इंडिया में कुछ दिनों बाद शुरू होगा। उसके दोस्त पूछता है कि कौन सा धंधा, वो फिर बोलता है क्रिकेट बेटिंग। और इसी के साथ मटका मूवी का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आप लोग खुद बताओ कमेंट सेक्शन में कि मूवी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा लगा। चैनल का रीच थोड़ा डाउन हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा एक कमेंट भी। रुकिए आप लोग जाइएगा मत। आप लोगों के लिए एक फ्री मूवी वाउचर या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री हम लोग दे रहे हैं। वो आपको मिलेगा एक छोटा सा टास्क करने की वजह से। आप लोगों के लिए हमारा और एक फ्री सर्विस है, तो वो क्या है, एक वीडियो प्ले होगा अभी, उसको थोड़ा देख लीजिए। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। आप खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से, और कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे। देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है, तो ग्रुप में ज्वाइन होइए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दीजिए एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, और उसी के साथ ये भी लिखिए कि आपको हमारा शॉपिंग ग्रुप कैसा लगा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, हम रैंडम एक कमेंट पिक करेंगे, उसको हम ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे एंड गिफ्ट वाउचर या OTT सब्सक्रिप्शन पहुंचा देंगे। सो इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।